क्योंकि उस वक्त हमारे पास जो इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के सोर्स थे वो बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए मानते थे कि किसी ने कह दिया है तो सच ही कहा होगा, कोई झूठ क्यों बोलेगा। लेकिन जैसे जैसे ये क्रांति हुई, जैसे जैसे आज चीजें अवेलेबल हैं, आज आप बैठे पूरी दुनिया के अंदर जो सार्वजनिक कागज हो चुके हैं वो सेकंडों में आप ले सकते हैं, बिना कॉस्ट के ले सकते हैं। इस सफर में जब बोलना शुरू किया तो एक ही लक्ष्य रखा कि जब तक दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी आर्काइव से, किसी भी लाइब्रेरी से ओरिजिनल कागज नहीं मिल जाएगा तब तक उसके बारे में नहीं बोलेंगे। और जब कागज मिला तो 10 साल से हर मन से कहता हूं, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, इस देश का सबसे बड़ा झूठ है। कोई बताना नहीं चाहता। क्या उनके स्वार्थ मैं नहीं जानता, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन जिस दिन से मुझे पता चला है उस दिन से मैं यही चाहता। और कमाल के लोग हैं हम लोग, हर बात को बड़ी बारीकी से देखने वाला समाज है, छोटी छोटी बात पर घंटों बहस कर सकता है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जो ब्रिटिश आर्काइव से हमने निकलवाया है, हमने क्लेमेंट एटली जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे ग्रेट ब्रिटेन के, उनकी कैबिनेट मीटिंग से वो कागज निकलवाया है, उस पे भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन जो लिखा हुआ है उसको छुपाया गया, क्योंकि अगर उसको सच बोल देंगे तो फिर तो पूरा आंदोलन ही समाप्त हो जाएगा। 15 अगस्त 1946 को ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट, ग्रेट ब्रिटेन की आर्काइव का डॉक्यूमेंट, उस आर्काइव का जो यहां 3 मूर्ति थी जहां चचा लगातार रहे 27-30 साल तक, उसमें भी रखा हुआ डॉक्यूमेंट हमारे पास आया नहीं। और जब आया तो 15 अगस्त 1947 के डॉक्यूमेंट में लिखा है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पावर नॉट द इंडिपेंडेंस। ट्रांसफर ऑफ पावर इज नॉट इक्विवेलेंट टू इंडिपेंडेंस। लेकिन ये झूठ चल रहा है। अब बोलते हैं तो कोई हमसे सवाल नहीं पूछता है, हम बिना कागज के बात ही नहीं करते हैं। और उसकी एक जिंदा मिसाल बताते हैं, कैसे कुछ चीजों को छुपा दिया गया और कैसे कुछ चीजों का खूब ढिंढोरा पीटा गया। 1946 में 6 घटनाएं ऐसी हैं जिसको इतिहास के पन्नों में अलग अलग करके कहीं कहीं दिखाया है। अगर आप उनको एक साथ जोड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि झूठ नहीं, झूठ का बवंडर है। आज तो यह हो गया है कि कोई इलेक्शन में काउंटिंग होती है और किसी को यह लगता है कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो रीकाउंटिंग का आदेश है। लेकिन हम उस लोकतंत्र से पैदा हुए हैं जो 47 में था। इसलिए जब आपके पूर्वजों के बारे में उन युवा बच्चों से दुनिया सवाल करेगी तो कम से कम घबराना नहीं, तथ्यों पे देना, कहना कि हाँ हमारे बुजुर्गों ने कुछ गलतियां की, कुछ कागज छुपाए, लेकिन हम सच्चाई जानते हैं। इसलिए आपको मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, पूरे खुल के बोलिए। आज तो रिकाउंटिंग होकर के कहा जाता है कि दोबारा रिकाउंटिंग करिए, इसके अंदर तो ये हो गया, हो जाती है। आज तो कहा जाता है कि साहब ईवीएम हैक कर ली, कुछ लोग ईवीएम पे चुनाव नहीं चाहते थे, अब कुछ सीटें मिल गई तो कहेंगे ईवीएम अच्छी है। ईवीएम इनके मन से कहे कि हम आलू से सोना बनाने वाले को जिताएंगे तो ईवीएम अच्छी है। और भारत की 500 साल के इतिहास की पुनर्स्थापना करके अयोध्या में मंदिर बनाने वाला जीतेगा तो ईवीएम खराब है। ये बीमारी है। इसलिए इस देश की जड़ में, जैसे कहते हैं ना कि पुरानी कहावत है कि किसी अच्छे पेड़ की जड़ में मठा डाल दीजिए, ये पुराने जमाने में कहते थे, तो जड़ उसकी समाप्त हो जाती है। हमारी तथाकथित आजादी में इतने झूठ बोले गए हैं कि जैसे शुरू में ही जड़ में मठा डाल दिया गया। आज आप कहते हैं ईवीएम हैक कर ली, अक्सर आता है ईवीएम हैक कर ली गई है साहब, ये ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे सवाल थे। इस देश में आजादी से पहले ही ईवीएम हैक हो गई थी। अब आप कहेंगे ईवीएम नहीं थी, लेकिन ईवीएम कैसे हैक हुई वो बताना चाहता हूं। 1946 में
मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के सबसे पढ़े लिखे, इतनी डिग्रियां थी कि तराजू कम पढ़ रही थी। न किसी स्कूल गए, न कॉलेज गए, न किसी केजी में पढ़े, न किसी मदरसे में पढ़े। 1888 में सऊदी अरब में पैदा हुए, मक्का में पैदा हुए, भारत आए और इस देश को, आचार्य चाणक्य के देश को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश को, देश में कोई पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री नहीं मिला। 1947 से लेकर के 1958 तक वो देश के शिक्षा मंत्री रहे। पढ़ आप सोचें कि 1946 में मार्च में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि कैबिनेट मिशन जब प्लान आया था तो उन्होंने साफ कर दिया था कि हम सत्ता का हस्तांतरण कांग्रेस को करेंगे और कांग्रेस में भी सिर्फ नेहरू को पावर देंगे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपना इस्तीफा दे दिया और नए अध्यक्ष का चुनाव होना था। ये इसलिए आपको बताता हूं ताकि आप जब समग्रता में किसी के सामने बात करें तो आपका एक एक तथ्य 24 कैरेट का होना चाहिए, कहीं उलझन दाएं बाएं नहीं। तो आप ताज्जुब करोगे, आज राष्ट्रवादी और नॉन राष्ट्रवादी की बात हो रही है। राष्ट्रवादी होने के लिए किसी पार्टी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। ऐसे लोग थे, वो अपने तथ्यों पे कह रहा हूं, आप उसको आज के संदर्भ में मत लीजिए, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। ताज्जुब करिए कि 1946 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, तो कांग्रेस पार्टी की जो 15 प्रांतीय असेंबलियों में पार्टी के जो ऑफिस थे, जब उनसे नाम मांगा गया कि नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो आप ताज्जुब कीजिए, उस जमाने ये बेचारी बीजेपी नहीं थी, उस जमाने कोई ये पार्टी नहीं थी। कांग्रेस के लोग ये जानते थे कि वो फूल वाले चचा का चाल चलन कैसा है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए उम्मीदवारी तक नहीं बनाया, और जब उनको उम्मीदवार नहीं बनाया तो जो प्लान आया था कैबिनेट मिशन प्लान, उन्होंने गांधी के कान में जो बोला था, गांधी जी ने अपने आप को एक्टिवेट किया और कांग्रेस पार्टी में जाके कहा कि नेहरू मेरी पहली पसंद है, और अपने कद का दबाव डाल करके नेहरू जी को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया, जिसमें पटेल भी एक उम्मीदवार थे। लेकिन वो कांग्रेसी कितने महान और कितने राष्ट्रवादी होंगे, कितने विजनरी होंगे, जरा आज के दौर में आप सोचिए, उस कांग्रेस की स्थिति सोचिए और उस कांग्रेस की स्थिति सोचिए कि जब चुनाव हुआ और 15 प्रांतीय असेंबलियों के वोट आ गए, डिब्बे में बंद थे, जब डिब्बा खुला तो 15 वोटों में से आज के बच्चे, उन्हें एक नया नाम मिला है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, इंक्लूडिंग माय सन, मैंने उससे कहा वोट देने गए थे, बोले हाँ गया। मैंने किसको दिया, मैंने उसको बोला नहीं था किसी को देना, बोले मैंने नोटा को दिया है। ये नोटा नया ढूंढा है आज के बच्चों को। मैंने कहा पहला वोट तो काम का देते हो, तो नोटा क्यों दे दिया तुमने भाई। तो आज हम कहते हैं शब्द नोटा। 1946 के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुनने के चुनाव में जो 15 वोट आए थे, उसमें 2 वोट नोटा थे। एक वोट किसको मिला, पट्टाभी सीतारमन को। तो कुल मिला के 12 वोट, 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला। इस देश की आजादी के समय ही इस राष्ट्र की जड़ में मट्ठा डालने जैसा काम हुआ और गांधी जी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कराया और नेहरू जी को चिट्ठी दी, पटेल को, और उस चिट्ठी को पास कराया आचार्य जेबी कृपलानी से, जिनकी देखरेख में चुनाव हो रहा था, और कहा पटेल को चिट्ठी देकर के कि पटेल इस्तीफा दे।
पटेल ने वो पर्ची वापस लौटाई। लेकिन जब राष्ट्र से बड़ा स्वार्थ हो जाए और व्यक्ति विशेष महान लगने लगे, वो चिट्ठी सरदार पटेल को दोबारा दी। सरदार पटेल स्वाभिमानी आदमी थे, चिट्ठी वही रखी और उठ के चले गए। जिस देश का पहला कांग्रेस का अध्यक्ष, जिसे प्रधानमंत्री बनना था, जिसको एक वोट नहीं मिला, वो देश का पहला प्रधानमंत्री बना। आज कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तुम्हारे नाना ने हिंदुस्तान के पैदा होते हुए ही खतरा पैदा कर दिया था।